नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां एक बार फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, जो कि चिंता का विषय है। कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की पुष्टि हुई है। गुजरात में 2, उड़ीसा में 1 कोरोना मरीज, तो वहीं वडोदरा में NRI महिला में BF7 वेरिएंट मिला है। देश में कोरोना के 4 केस BF7 वेरिएंट के मिल चुके हैं, जिसको लेकर सरकारें, अब राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं, केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। चीन में भी एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं और इसी के साथ ये नया वेरिएंट भी कोरोना का सामने आ रहा है, जो कि खतरनाक है। और गुजरात के में इसके 2 मामले भी सामने आए हैं। उड़ीसा में भी 1 कोरोना मरीज मिला है और इसी के साथ वडोदरा में NRI महिला में भी BF7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। तो लगातार ये वेरिएंट ने जिस तरीके से दस्तक दी है, इसको लेकर जांच भी एक तरफ तेज हो गई है कि कितना ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है और इसको लेकर क्या सतर्कता बरतने की जरूरत है, इसको लेकर भी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अलर्ट है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की। ब्रजेश पाठक ने PM को अपनी बेटी के विवाहोत्सव का निमंत्रण पत्र दिया है और शादी में आने के लिए कहा है। दिल्ली से अगली खबर, जहां MLC श्रीचंद शर्मा का दिल्ली दौरा, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस दौरान उन्होंने मुलाकात की। दादरी अलीगढ़ बाईपास का पुनर्निर्माण कराए जाने पर उन्होंने आभार जताया है। तो ये मुलाकात हुई और इस दौरान बाईपास का पुनर्निर्माण कराए जाने पर आभार भी व्यक्त किया गया है। तो MLC श्रीचंद शर्मा का ये दिल्ली दौरा रहा। रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक रामपुर के स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि नए रामपुर के निर्माण और रामपुर को फिर से उद्योग नगरी बनाया जाएगा, जिसका लाभ रामपुर के बेरोजगार युवाओं को मिल सकेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात कर उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिए मिल रहे केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जल्द बनाने के लिए अनुरोध किया। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए सहायता का अनुरोध किया। साथ ही ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार और नई तकनीक पर शोध एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने का आग्रह किया, ताकि प्रदेश में दक्षता विकास, औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक निवेश भी आए। राज्य में निवेश बढ़ने से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की और हिमाचल भवन में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी शिष्टाचार भेंट की। दिल्ली में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने उपराज्यपाल की उपस्थिति में नशीले पदार्थों को नष्ट किया है। मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान 2900 किलो नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया, जिसकी कीमत 1500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इस दिल्ली पुलिस का अब तक का सबसे ऐतिहासिक कदम बताया है। दिल्ली में एक नया इतिहास लिखा गया है और क्राइम ब्रांच ने, स्पेशल ब्रांच ने जो ड्रग्स को पकड़ा था उसे आज जो है जलाया गया है। ये लगभग 2894 केजी ड्रग्स है, जिसकी वैल्यू 1500 करोड़ से ज़्यादा है। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इतनी लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स को पकड़ कर जलाया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि देश में माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ड्रग्स को कैसे इस देश से कम किया जाए और उससे पकड़कर लोगों को पनिशमेंट दिया जाए, उसका एक अभियान चल रहा है। जब कोई देश प्रोग्रेस करता है तो हमेशा वो ताकतें जो चाहती हैं कि देश कमज़ोर हो, उसमें ड्रग्स जैसे मेनस को जो है कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट कराया जाए। इन डेज़ में देखा गया है कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा देश में आ रही है और हमारी फोर्सेस उसे पकड़ भी रही हैं।
पनिशमेंट भी दिए जा रहे हैं। इस तरीके के अभियान जब शुरू किए जाते हैं तो उसका लक्ष्य होता है कि हमारा जो यूथ है वो दिल्ली के रोहिणी इलाके में प्रशासन के एक तुगलकी फरमान ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। दरअसल एसडीएम ने गुरुद्वारे को लेकर एक आदेश जारी किया। हालांकि लोगों के रोष को देखते हुए एसडीएम के इस आदेश को डीएम ने रद्द कर दिया। दरअसल दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 में बीते दिनों गुरुद्वारे को लेकर रोहिणी के एसडीएम ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया था। रोहिणी एसडीएम शहजाद आलम ने इस संबंध में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में आने वाली संगतों की संख्या, खुलने का समय और शोर प्रतिबंध के संबंध में एक आदेश जारी कर दिया। एसडीएम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गुरुद्वारा में एक समय में 10 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं करने के आदेश जारी किए। इसके अलावा शाम को 7:15 से 8:15 तक की सीमित समय सीमा के दौरान माइक के उपयोग के बिना गुरुद्वारे खोलने के आदेश जारी किए हैं। इस गुरुद्वारे के माध्यम से आपको कुछ सूचित करना चाह रहा हूँ कि जो है मैं इसका कैशियर हूँ और वजह से कैंसिल जो ऑर्डर आया था जो तुगलकी फरमान क्या ऑर्डर था, किस वजह से कैंसिल किया? ऑर्डर एक हमारा पड़ोसी है यहाँ नज़दीक में, उसके अलावा किसी को कोई एलर्जी नहीं है इस गुरुद्वारे से। एक ही पड़ोसी है जिसने 3 सालों से हमारे को हरासमेंट कर रखा है। 3 सालों से कभी कहीं नोटिस भेज के, कभी कहीं बुला के, कभी कहीं बुला के हमारे को रोज़ कोई पुलिस में, कभी एसी के पास, कभी डीसी के पास पेशी होती रहती है। उन्होंने हमारा कभी हमारी प्रॉब्लम क्या गुरुद्वारा करने से, उन्होंने कहा जी अब वॉल्यूम तेज करते, हमने कभी कम कर देंगे। उन्होंने कहा जी माइक इस टाइम लगाते हम बंद कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी। बंद करने के बाद फिर भी उन्होंने कहा जी आपकी आवाज़ तेज आती है। गुरुद्वारा हमारे पास जो आया वो परसों शाम को ऑर्डर आया। परसों शाम को जब हमारे व्हाट्सएप पे ये ऑर्डर आया कि एसडीएम साहब ने ये ऑर्डर दिया कि सोमवार से लेके शनिवार तक गुरुद्वारा साहब बंद रहेगा और सिर्फ एतवार को खुलेगा, वो भी 6:45 बजे से लेके 7:15 बजे तक सुबह। और शाम के टाइम वो उन्होंने ऑर्डर दिया कि डेली खुल सकता है 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक। और उसमें एक और उन्होंने पॉइंट डाला कि वीरवार को हमारी स्त्री सत्संग जो है, हमारी लेडीज़ हैं, वो कीर्तन करती हैं हर वीरवार को 3:30 बजे से लेकर 5:30 तक। उन्होंने उसको कहा कि वो कर सकती हैं। और सारे फरमानों में उन्होंने साथ में ये कहा कि इसमें कहीं भी गुरुद्वारा साहब में आप माइक ऑन नहीं कर सकते। क्या कहेंगे, किस तरीके का इसे तुगलकी? ये तुगलकी फरमान के आज तक तुगलकों ने या अंग्रेज़ों ने किसी ने भी ऐसा फरमान नहीं कि गुरुद्वारा साहब कभी बंद हुए हों। इवन लॉकडाउन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुद्वारा साहब बंद हुए। जो गुरुद्वारा साहब में पाठ पूजा चलती है, नित्यनेम की सुबह बानियाँ चलती हैं, शाम को बानियाँ चलती हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान गणेश जोशी ने क्या कुछ अहम कहा, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी हैं। सर, आज दिल्ली दौरे पर आए हैं, कई परियोजनाएं हैं, इसको लेकर किन मंत्रियों से आपकी चर्चा होगी? देखिए, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और देश के सुंदर शहरों में एक मसूरी है, लेकिन जाम की वजह से जो वहाँ का बॉटल नेक है, लाइब्रेरी चौक, पुलिस बहुत परेशान होता है, स्थानीय निवासी परेशान होते हैं। उसके लिए मैंने माननीय गडकरी से अनुरोध किया था। हमारी 837 करोड़ की टनल मंजूर हो गई है। उसके शिलान्यास का समय निश्चित करने के लिए मैं माननीय गडकरी जी के पास आया हूँ और निश्चित ही उस टनल के बनने के बाद जो एक बहुत बड़ी मसूरी की जाम की समस्या है, जिससे पर्यटक भी जूझता है, स्थानीय लोग भी जूझते हैं, वो समाप्त होगी और हमारे टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। मैं इसके लिए माननीय गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा क्या सर आपकी केंद्रीय कृषि मंत्री जी से भी मिलने के समय? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री जी का फोकस कृषि पर है। 2023 को मिलेट ईयर्स घोषित किया है और आज हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। उसके माध्यम से हम पलायन को रोक सकते हैं और वहीं अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो एक जो हमारे हिमालय राज्य हैं, उनका एक सम्मेलन हम उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। उसका समय निश्चित करने में माननीय तोमर जी के पास आया हूँ। साथ ही प्रधानमंत्री जी की कृपा से और तोमर जी की कृपा से 546 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमें कल ही मिला है, उसको हमने कल लॉन्च किया है। उसका आभार व्यक्त करने भी मैं जो है यहाँ पर आया हूँ।
धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कई परियोजनाएं हैं उत्तराखंड को लेकर, जिनको लेकर कहीं ना कहीं मैं दिल्ली आया हूं और उन पर कई मंत्रियों से चर्चा होगी। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने देर रात तक अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये सभी परीक्षा के लिए एक और अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोरोना काल के दौरान परीक्षा नहीं दे पाने के कारण उन्होंने प्रयास खो दिए, क्योंकि तब ये लोग लॉकडाउन के चलते तैयारी नहीं कर सके। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो मुझे लगता है हजारों बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। दिल्ली के कालकाजी में हनी ट्रैप के माध्यम से जबरन वसूली करने वाले जोड़े को पुलिस ने वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़की समेत 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना कालकाजी ने अपराध की साजिश का पता लगाने के लिए टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान लड़की प्रीति गुप्ता उर्फ अनुराधा से गहन पूछताछ की गई और ये खुलासा हुआ कि वह आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश में शामिल थी। उसने आरोपी व्यक्तियों के आग्रह पर पीड़िता जावेद को हनी ट्रैप लगाने के लिए फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्हें जानकारी थी कि लड़का एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है और वे उसका अपहरण करने के बाद उसके परिवार से मोटी रकम वसूल सकते थे। चीनी सामान भारत छोड़ो, चीनी सामान का बायकॉट करो, इसी अपील के साथ करोल बाग के तमाम व्यापारियों और दुकानदारों ने कारोबार में चीनी सामानों को आग के हवाले किया है। तवांग में हुई चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद व्यापारियों ने आक्रोश दर्ज कराते हुए चीनी सामान को आग के हवाले किया। व्यापारियों का कहना है कि देशवासियों को अब सचेत होना होगा, जिससे कि चीन को सबक सिखाया जा सके। हमें उनका प्रोडक्ट कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। व्यापारियों की संख्या सीपीआई के 50 से ज्यादा व्यापारी संगठन ने यह प्रोटेस्ट बुलाया था। चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए यह प्रोटेस्ट किया गया है, जिसमें जो चीन के प्रोडक्ट हैं उनको पूरी तरीके से उनका इस्तेमाल ना किया जाए, उन पर बैन लगाया जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट था। कर रहे हैं कि जिस तरह से आए दिन चीन सेना पे बॉर्डर पे कायराना हरकत करता है, चीनी सेना हमारे सैनिकों को परेशान करती है कि एक तरफ हम चीन के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं व्यापार के लिए। आज दिल्ली के 100 से ज्यादा व्यापारी नेताओं ने संकल्प लिया है कि भविष्य में ना तो हम चीन का सामान खरीदेंगे, ना बेचेंगे और ना ही चीन की किसी व्यापारिक संस्था से हम व्यापार करेंगे, चाहे हमारे व्यापार का कितना भी नुकसान हो। और एक जमाने में आंदोलन चला था अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज आंदोलन शुरू हुआ है चीनी सामान भारत छोड़ो। और भारत सरकार से मांग करते हैं कि अपनी इंपोर्ट पॉलिसी में, अपनी ई कॉमर्स पॉलिसी में बदलाव करे और हर सामान पे कंट्री ऑफ ओरिजिन का लेबल लगाए, जिससे कि सबके सामने विकल्प हो चीनी सामान का बहिष्कार करने का। दिल्ली के थाना पड़पड़गंज औद्योगिक क्षेत्र के सतर्क पुलिस कर्मियों को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 हताश लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से लूट की रकम बरामद की गई है, साथ ही मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से न्यूज 1 इंडिया ने खास बातचीत की। हरनाथ सिंह यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेसी नेता चीन की भाषा बोलते हैं, और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जिस तरीके से चीनी सैनिकों को वापस जाना पड़ा, या यूं कहे कि मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया, इस पर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव हैं। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार अपने ही सैनिकों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार है वो गहरी नींद में सोई हुई है। किस तरीके से आप इनके बयान को देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के लोगों को पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है आदरणीय मोदी जी के काल का। और मोदी जी के काल में कोई भी देश का दुश्मन देश के सामने जो आंख उठा के बात नहीं कर सकता। और कांग्रेस के जहाँ तक सवाल है कि कांग्रेस तो चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। जब भी कोई, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात रही, चाहे डोकलाम की बात रही, चाहे इस समय जो तनाव चल रहा है वो बात रही, वो हमेशा सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, सेना के खिलाफ बोलते हैं। और इसका सीधा अर्थ, यदि मैं सीधी बात कहना चाहूँ तो वो
क्या नाम है, ये सब कांग्रेस के जो लोग हैं, राहुल गांधी वगैरह, ये सब जो हैं चीनी एजेंट हैं, पाकिस्तानी एजेंट हैं, जो पाकिस्तान और चीन की बात करते हैं और हिंदुस्तान के साथ खिलाफत करते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे बेतुके बयान देती रहती है और भारतीय सेना की अगर हम बात करें तो लगातार मुंहतोड़ जवाब चीन को दिया जा रहा है। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।